हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और चैप्टर 13 में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि हमने चैप्टर 13 में एक एक्सरसाइज 13.1 की थी जिसमें हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने जो है अलग अलग प्रकार की आकृतियां यानी 3 डायमेंशन शेप्स के क्षेत्रफल फाइंड आउट किए थे। अभी तक क्लास 9th या 8th तक जो हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है हम 2 डायमेंशन शेप्स के सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, जैसे आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद हम जब नाइन्थ में के बाद टेंथ में नाइन्थ में भी आते हैं तो उसमें घनाभ, घन और शंकु, ये सब चीज़ें आ जाती है। ये होती है 3 डायमेंशन शेप। 3 डायमेंशन शेप्स उन्हें बोलते हैं जिसमें 3 डायमेंशन आती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 2 डायमेंशन शेप्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ दो चीज रहती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो अब जो है हमने अलग अलग प्रकार के उसके क्षेत्रफल फाइंड आउट करना बताया था, इसलिए ड्राइव करना बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से फार्मूले ड्राइव होते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 10th में आ गए, क्लास 9th में जो है सिंपल सिंपल हर एक क्वेश्चन अलग होता है कि जैसे शंकु का क्वेश्चन है तो शंकु अलग ही रहेगा। लेकिन जब आप क्लास 10th में आ जाते हैं तो इसमें जो है शंकु के साथ साथ तुम्हारा घन भी आ सकता है, घनाभ भी आ सकता है। उसके अलावा बेलन भी आ सकता है कि बेलन के ऊपर उसने एक शंकु रख दिया और उसके बाद पूछ रहा है। तो इसमें मिक्स हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला किस तरीके से ड्राइव्ड हो रहा है। यहाँ पर मैंने सभी फार्मूले लिखे हुए हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 जो थी उसमें सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। हमने उसका सरफेस एरिया सभी तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या बन जाना है? पेंटर बन जाना है। जहाँ जहाँ आपको शेप दिखाई देगी वहां पर पेंट करिए और जिस शेप पर आप पेंट कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते जाइए। इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अब 13.2 पर है और हमने इसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम। वॉल्यूम यानी हम आयतन पढ़ रहे हैं। आयतन को धारिता से भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो कैपेसिटी या वॉल्यूम पूछ सकता है वो। तो हमने जो है जैसे यहाँ पर दे रखा है घनाभ का आयतन। आयतन के लिए मैंने बताया था कि आयतन में हो जाए बेस का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। यानी जैसे अगर हमारा घनाभ होता है तो घनाभ का बेस होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी उसका नीचे वाला रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया इनटू उसकी हाइट, तो ये हो जाता है LBH। इस तरीके से ही अगर तुम घन का आयतन की बात करेंगे तो A⁻3। तो अब जब हमें घन आयतन निकालना है तो आयतन के लिए जो है हमें क्या करना है? हमें मिल्कमैन या पानी भर देना है, जो भी शेप्स मिलेगी हमको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। आप सभी को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, किस तरीके से ड्राइव हो रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ट्राई करना है और पूरे अच्छे से समझना है कि हो क्या रहा है। एक मतलब इस तरीके का एक बर्तन दे रखा है हमें जो उल्टा शंकु यानी इस तरीके से, इसके अंदर पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 का। बहुत अच्छे से समझना। तो ये हमारा हमने एक बर्तन बना लिया है, शंकु के आकार का है जो उल्टा इस तरीके से आ गया है। और इसकी जो है इसने कहा कि इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर इसमें दी हुई है। उसके बाद जो है वो कह रहा है तथा इसके ऊपर सिरे का जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास दो, और उसके अब उसके बाद क्या कह रहा है? इसके अंदर हमने कुछ गोलियां डाली है, ठीक है, गोल गोल गोलियां। ये इसके अंदर हमने गोलियां भर रहा है। अब ये जो है ना ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसे क्या बताया गया? ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल कोने तक। जब इसके अंदर पानी से भरा हुआ, सपोज ये बर्तन है हमारा, तो जब मैं इसके अंदर गोलियां डालूंगा तो क्या होगा? पानी जो है निकलेगा, निकलेगा। अब वो कह रहा है कि जब हमने इसके अंदर गोलियां डाली तो इसका एक चौथाई पानी जो है ना वो यहां से बह के निकल गया। ठीक है, एक चौथाई पानी निकल गया। अब हमें पता करना है कि हमने कितनी गोलियां डाली कि एक चौथाई पानी निकल गया। और गोली की जो त्रिज्या है, अब गोली की त्रिज्या किस आकार की होगी? गोला की, गोलाकार गोलियां होगी। और हमारे पास हो गया शंकु, यानी हमारे पास दो शेप्स आ गई है। एक शंकु शंकु यानी कोन दे रखा है और एक गोला यानी स्पेयर।
हमें दो तरीके की शेप आ गई। अब शंकु की जो ऊंचाई एच की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हम R1 से डिनोट करेंगे, तो वो आ गई 5 सेंटीमीटर। R1 से क्यों डिनोट करा, क्योंकि स्पेयर की जो त्रिज्या है, जो इसके अंदर छोटी छोटी गोलियां डाली है, उसकी हर एक गोली की त्रिज्या जो है वो R2 से हम दिखा रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर है। सभी की सभी जो हमारी विमाएं हैं वो सेंटीमीटर्स में, तो इसकी रेडियस यानी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। अब जब हम इसके अंदर पानी डाल गोलियां डाली हमने इसके अंदर, तो वो जो है इसका एक चौथाई पानी जो है इसमें से बाहर निकल गया है। हम पहले देखते हैं कि इसके अंदर टोटल पानी है कितना, और फिर उसके अंदर हम इस गोलियां डालेंगे, और जितना पानी बाहर निकला, पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना इन गोलियों का आयतन होगा, क्योंकि जो गोली अंदर जा रही होगी अपने पानी अपने आयतन के बराबर पानी इसके से बाहर निकाल रही होगी। तो हम देखते हैं कि हम पहले देखते हैं कि अंदर टोटल पानी कितना है। तो हम निकालेंगे शंकुआकार शंकुआकार बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो शंकुआकार बर्तन का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला है, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है कि नहीं, नहीं दी है, तो हम रखेंगे क्या, 22/7। तो 22/7 R1, यहाँ पर R जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, शंकु की, तो R है 5 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है हमारे पास, 8। तो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं कट रहा है, 1/3 इंटू 22/7, और 5 का स्क्वायर होगा 25/8। इसे ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अभी डिवाइड भी नहीं करेंगे। ये सेंटीमीटर क्यूब क्या है हमारा, ये जो है हमारा टोटल जिसका इसके अंदर जो लिक्विड है ना हमारा, वो आ गया है। अब जो जब हमने शंकु में इसमें गोलियां डाली, तो इसमें से कितना कहा गया, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, जब हमने गोलियां डाली तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल गया। तो बाहर निकले पानी का क्षेत्रफल, निकले पानी का आयतन, सॉरी क्षेत्रफल कह रहा हूं मैं, पानी का आयतन। तो जब हमने इसमें गोलियां डाली तो उसमें से पानी कितना निकला, 1/4, 1/4 गुणा शंकु का आयतन, यानी शंकु आकार बर्तन का आयतन, यानी जो इसके अंदर जितना पानी था उसका एक चौथाई बाहर निकल गया है। तो 1/4 इंटू शंकुओं का आयतन कितना निकाला हमने, ये टोटल, यानी इसे हम रख देंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25/8। 4 से काट देंगे, 4 to the 8, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसे रहने देंगे, अभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 25/2/3 ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो इसके अंदर से पानी निकला है, तो वो किसकी वजह से निकला, इन गोलियों की वजह से निकला है। अब हम देखेंगे एक गोली कितना पानी बाहर निकाल रही है, एक गोली कितना पानी बाहर निकाल, तो एक गोली कितना पानी बाहर निकालेंगे, अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालेगी। तो हम निकालेंगे पहले एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। अब गोली किस आकार की है, स्पेयर के, यानी गोले का आयतन के। तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गोले की, यानी आर जो लगेगी 0.5 लगेगी। तो 4/3 पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, और आर टू कितना हमारा 0.5 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22/3 इंटू 7, और ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। कुछ नहीं कट रहा, ऐसे रहने देंगे। अब यह है एक गोली का आयतन, कितना है, एक गोली का आयतन। हमने मान लिया कि माना हमने जो है इसके अंदर n गोली डाली थी, माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या, हमने गोलियों की संख्या बराबर कर ली n, यानी इसके अंदर n गोलियां डाली, तो एक गोली का आयतन इतना है, तो n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, n गोलियों का आयतन। तो n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, कि एक की जब इतना है, एक गोली का आयतन इतना है, तो n गोली का आयतन कितना होगा, n इंटू इसकी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू 22/3 इंटू 7, और इंटू 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 0.5।
तो इस तरीके से ये हमारे कितनी n गोलियों का आयतन आ गया। अब n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा? अब जब इसने n गोलियां हमने डाली तो n गोलियों का आयतन के बराबर जो है पानी बाहर निकल गया है, और बाहर पानी कितना निकला? इतना। यानी ये आयतन और n गोलियों का आयतन दोनों का दोनों बराबर होना चाहिए। यानी n गोलियों का आयतन कितना है हमारा? n इंटू 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 7। वो बराबर किसको होगा? जितना पानी बाहर निकला है। बाहर कितना निकला होगा? जितना गोलियों का आयतन होगा। तो बाहर निकला पानी का आयतन क्या है? 22 इंटू 25 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 7। देखिए इसीलिए मैं अभी आपसे डिवाइड करने के लिए नहीं कह रहा था। डिवाइड क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले होंगे ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे। यानी n बराबर हो जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 2, ये वाले नंबर लिख लिए, अपॉन में ये सारे के सारे नीचे जाएंगे। यानी 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब हम क्या करेंगे? ये 22 से 22 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया, फिर पॉइंट हटाया एक जीरो और बढ़ा दिया, एक पॉइंट हटाया एक जीरो और बढ़ा दिया। अब हम इसे कट करेंगे। 2 टू द 4, 5 से 5 5 द 25, और इस 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल। अब इससे काटेंगे तो 5 टू द 10 और 200, और ये 2 है तो 2 से काटेंगे तो 100। यानी n बराबर आ गया 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो है हमने 100 गोलियां डाली थी, जिसकी वजह से इसका एक चौथाई पानी बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आया आपको सवाल? तो हमसे गोलियों की संख्या पूछी थी, तो गोलियों की संख्या आ गई है 100। ठीक है, आपकी समझ में? आप देखो कभी भी जब इस तरीके का सवाल आए, वो दो तरीके से पूछ सकता है। एक इसने कहा कि गोलियां इसके अंदर डाली गई, और गोलियां डाली तो हमारा पानी बाहर निकल गया। एक तरीके से एग्जाम में भी पीछे सवाल आया था, उसने क्या कहा था कि सवाल बिल्कुल सेम ये रखा। उसने क्या कहा कि यहाँ से हमने थोड़ा सा छेद खोल दिया है शंकु में, और यहाँ से तो स्पेरिकल बूंदें बाहर निकल रही है, तो बूंदों की संख्या बताए। तो बूंदों की संख्या, जितनी बूंदें बाहर निकली उतना पानी कम हो जाएगा। उसने जहाँ एक चौथाई की जगह एक तिहाई कर दिया था। तो आपको जो है बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से करते जाना है। तो यहाँ पर क्या था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि एक शंकु दे रखा था जो पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, और उस पानी के अंदर हमने जो है कुछ गोलियां डाली है जिनकी त्रिज्या ये दे रखी है। तो हमें, और जब हमने गोलियां डाली तो इसका एक चौथाई पानी जो है वो बाहर निकल गया। तो एक चौथाई पानी बाहर निकल गया, तो हमने जो है शंकु के बर्तन का आयतन निकाला। पहले टोटल पानी कितना है, फिर हमने देखा कितना पानी बाहर निकल गया है। पानी का हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एक चौथाई यानी 1/4, 1/4 जो है उससे बाहर निकल गया। हमने मल्टीप्लाई नहीं की, क्योंकि जब भी हमें गोलियों की संख्या या किसी चीज़ की अनुपात वगैरह निकालना हो ना, तो आप कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई ना करें। आप जो है डिवाइड कर सकते हैं जो सिंपली कट रहा हो, बाकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ना करें, इसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ दें। अब जो है उसके बाद हमने देखा एक गोली का आयतन कितना है, फिर हमने माना गोलियां जो हमने इसके अंदर डाली है जिसकी वजह से एक चौथाई पानी बाहर निकला है, उनकी संख्या हमने मान ली n। तो n गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर दी। फिर जो है जो हमारा गोलियों का आयतन होगा वो पानी, जितना पानी बाहर निकला है उतने आयतन के बराबर होगा। फिर हमने इसे कैलकुलेट कर लिया और n बराबर 100 गोलियां आ गई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे एक दो बार जरूर ट्राई करें। ठीक है, और ये दूसरी तरीके से मैंने बताया किस तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ से छेद खोल के कुछ गोलियां बाहर निकालना है, बूंदे, स्पेरिकल बूंदे बाहर निकल रही है। तो उस तरीके से भी बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसे भी सवाल पूछा जाए उसी हिसाब से सवाल को सॉल्व कर देना है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। चलिए, और पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। बहुत ही सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी सिंपल। इसमें हमें क्या कह रहा है कि पहले हमें एक बेलन दिया हुआ है, और बेलन की जो हमें पहला बेलन दिया है, मतलब बेलन एक्चुअली इसने हमें दिए दो है, तो जो पहला बेलन दिया है उसकी ऊंचाई दे रखी है 220 मीटर, 220 मीटर, 220 मीटर दे रखा है। उसके बाद और उसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, यानी हमें एक बेलन दे रखा है, बेलन, और इसकी ऊंचाई यानी h हमने कह दिया है, h1 कह देते हैं
220 मीटर, और इसकी रेडियस R1 कह देंगे 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर है, मीटर है, अच्छा दोनों ही सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं, मीटर सेंटीमीटर, तो ये भी 24 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है कह रहा है इसके ऊपर एक और हमारा बेलन रखा हुआ है, और जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी त्रिज्या 24 है, और जो ऊपर रखा गया है उसकी त्रिज्या दे रखी 8, तो सीधी सी बात है वो इससे छोटा होगा। और ऊंचाई भी देखो तो आप लोग इसने इसकी कम दी है कि 60 सेंटीमीटर, ये 220 है, ये दे रखी है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है, छोटा बेलन है, दोनों बेलन ही। तो बेलन में जो है इसकी ऊंचाई H2 को दिखाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये है 60 सेंटीमीटर। और इसके आधार की त्रिज्या जो हमें दे रखी है, जो छोटा बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है, तो वो कितना है, वो दे रखी है हमें, कहाँ पर गया, 8 सेंटीमीटर, सॉरी, इसकी त्रिज्या में R2 दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें जो है इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान जब निकालना हो तो कोई सिंपल नहीं, पहले हम आयतन निकालेंगे और आयतन से फिर हम द्रव्यमान में कन्वर्ट कर देंगे जो हमें दिया हुआ है। तो हम जो है इसमें ठोस का हम लिखेंगे, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन, जब भी आयतन निकले तो आपको क्या करना है, हमें इसके अंदर पानी भर देना है। तो जब हम पानी भरेंगे तो पहले किसके अंदर भरा जाएगा, पहले इस बड़े टैंक के अंदर भरा जाएगा, और ये टैंक क्या है, बेलनाकार है, यानी बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन। अब उसके बाद जब बड़ा बेलन भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पानी जो है ऊपर चढ़ना शुरू होगा, ये क्या है, छोटा आयतन, छोटा बेलन, तो यानी प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर जो बेलन के ऊपर रखा गया बेलन ही दे, हो सकता है कि वो बेलन दे और बेलन के ऊपर तुम्हें कह दे कि शंकु रख दिया है, यानी कौन रख दिया, इस तरीके की शेप दे, तो आप क्या करोगे, पहले बेलन का आयतन लगाओगे फिर उसके बाद शंकु का आयतन लगा दोगे। या उस तरीके से कह सकते हैं कि नीचे से जो है बेलन तुम्हारा अर्धगोलाकार है, तो फिर आप क्या करोगे, यही फार्मूला किस तरीके से ड्राइव हो जाएगा, फार्मूला ड्राइव हो जाएगा पहले अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो जो भी जिस तरीके से भी कहा जाए उसी तरीके से आपको सवाल को सॉल्व कर देना उन्हीं के आयतन का वैल्यू लगाकर। तो बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि बड़े बेलन की बात चली तो R1 H1 ले रखा, तो इसलिए हमने फार्मूले में भी ऐसे ड्राइव कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर H2। अब पाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब हम वैल्यू रखेंगे, हमें पाई की वैल्यू इसने पहले ही गिवन दे रखी है कि 3.14 रखनी है। अगर 3.14 नहीं कहेगा तो हम 22/7 रखेंगे। R1 कितना दिया हुआ है हमें, 24, यानी 24 का स्क्वायर इंटू H1 कितना दिया हमें, 220, यानी 220 प्लस R2 कितना है हमारे पास, 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर इंटू H2 कितना दिया हमें, 60। इस तरीके से ब्रैकेट लगा लेते बड़ा हुआ। तो अब हमें जो है इसे सॉल्व करना है। मैंने बताया आपको अगर हम मल्टीप्लाई से पहले ना कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाले, तो 24 इंटू 24 इंटू 220 और प्लस 8 इंटू 8 और इंटू 60। तो अब हम इसमें देखें तो 8 24 में से और 8 दोनों में 8 8 है, यानी 3.14 इंटू 8 इंटू 8, इसमें से 24 में से दोनों ये 8 8 बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 बाहर आ रहा है, 10 बाहर आ रहा है, तो हम निकाल लिया 6, 10 भी बाहर आ गया। अब 6 की बात करें हम, चलिए 6 को बाद में देखेंगे, अभी बस हम इतना ही कर लेते, तो ये हो जाएगा 8 3 24, ये 8 बाहर निकला तो 8 3 24, यहाँ पर बचा हमारे पास 22 प्लस यहाँ से 8 बाहर चला गया, 8 बाहर चले गया, इसमें से 10, तो क्या रह गया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर ही से ये पॉइंट हटाएं या नहीं, अभी रहने देते हैं ऐसे ही, चलो। तो अब जो है हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू 8 8 द 64। 10 की मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी तो पॉइंट इधर से इधर जंप कर गया तो 31.4 हो गया, 8 की 8 से 8 8 द 64। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 द 9 और 9 टू द 18 का 8 कैरी 1, 9 टू द 18 और 198 प्लस 6। अब यहाँ पर हम जो है इसे ऐड करने वाले हैं, 31.4 इंटू 64 और मल्टी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4, हंसी लगा 1,
9 10 का सिफर हासिल 1 204। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या है, वन ये हमारा आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। क्या आ रहा है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ रहा है। लेकिन हमें जो आंसर निकालना है ना, वो द्रव्यमान निकालना है, वो भी ग्राम में। तो फिर जो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 ग्राम से। तो हम कर लेते हैं, इसे ऐसे रहने देते भी। तो ये आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इतने ग्राम के 8 ग्राम के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू है 8 ग्राम। तो ठोस का हम निकालेंगे, ठोस का द्रव्यमान। तो ठोस का द्रव्यमान बराबर हमारे पास है 31.4 इंटू 64 इंटू 204 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर। तो हम इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह जो है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो उससे जो है हमारा एक ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो हम पहले 64 की 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें 31.4 से। तो 31.4 की 64 से मल्टीप्लाई करते, 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18। तो आ गया 690901। तो ये आ गया हमारा पॉइंट 1 के बाद है, तो 1009.6 इंटू 204। और ये सेंटीमीटर क्यूब की हम क्या कर लेंगे, 8 ग्राम, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। और अब जो है क्या होगा, अब देखो अब ये बन गया हमारा ग्राम में। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखो तो 1009 आ रहा है, यहाँ पे 204/8 आ रहा है। तो ग्राम में जो है ना काफ़ी लेंथी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे किलोग्राम में बदल लेंगे। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। हम ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हम इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 1632 अपॉन 1000 से इसे डिवाइड कर दिया और हमने इसे बदल लिया किलोग्राम में। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ 1632 की इससे मल्टीप्लाई करनी है 1009 की। बहुत लंबी कैलकुलेशन होने वाली है, और फिर 10 4 पॉइंट इधर से तरफ जाएंगे। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। एग्जाम में जब भी सवाल आता है ना, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल देता है, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होती। चलिए फिर भी अब हमें पास आया तो हमें तो करना पड़ेगा। 2 छंग 12 का 2 हासिल लगे, 2 नम 18 0 2 एकम 2। फिर 3 से 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 27 और 1 28 का 8 हासिल लगे 2, नहीं पूरा ही आ जाएगा 28, 3 0 0 और 3 एकम 3। अब 6 से करेंगे, 2 0 0, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, और 6 नम 54, 54 और 3 कितने हो जाएंगे, 57। पूरे 6 0 और 6 कम 6। अब ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन, अब 6 से करेंगे तो 69001। तो अब इन्हें ऐड करेंगे, 2 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 7 10 और 6 16 का 6 हासिल लगा 1, 9 10 और 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 और 1 4 6 1। पॉइंट कितने के बाद लगना है, 1 के बाद। यानी इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, इतना लंबा आया हमारा 1647666.2 अपॉन 1000 kg। 3 जीरो है, तो पॉइंट जो है 3 जंप इस तरफ कर जाएगा। 3 जीरो है ना, तो पॉइंट किस तरफ 3 जंप कर जाएगा, इस तरफ। तो कितनी जंप होगी, 1 2 3। तो आंसर हो गया हमारा 1647.6662। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो वैसे इतना लंबा आंसर और इतनी लंबी कैलकुलेशन आती नहीं है, पता नहीं किस तरीके से। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। एक ऊंचाई और जिसके आधार 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास, ओ नो, देखिए हमने यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, सवाल सही से नहीं पढ़ पाए हम, कि आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और हमने जो है आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर ले ली है। तो हमसे गड़बड़ यहीं पे हो गई है। लेकिन आपको सवाल समझ में आ गया है। देखिए सवाल को रटे बिल्कुल नहीं, जैसे सवाल कहा जा रहा है उसी तरीके से। एग्जाम में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सवाल को बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ें। जैसे कि मेरे से गलती हो गई है कि हमें यहाँ पर आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर दे रखा है,
जिसमें बेलन की और दूसरा बेलन है उसकी 60 से वो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो दूसरा वाले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हमें त्रिज्या 24 सेंटीमीटर देगा तो उस हिसाब से ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सही है हमारा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, व्यास 24 सेंटीमीटर दिया था, तो व्यास को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस में। यानी आर जो हमारा क्या होना चाहिए था, 12 सेंटीमीटर, 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर होना चाहिए था हमारा त्रिज्या इसकी। लेकिन इसे आप एक्स्ट्रा करके कर सकते हैं और इसी तरीके से बिल्कुल आप ये क्वेश्चन नंबर 6 डबल से कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको नंबर यही दे। अरे नंबर तो नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन भी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करा रहा था तभी बताया था कि जरूरी नहीं कि बेलन के ऊपर बेलन ही मिले आपको, हो सकता है बेलन के ऊपर शंकु रख दे वो। अब आपको देखना है, आपको क्या करना है कि आपको जो है इसके अंदर लिक्विड भर देना है, लिक्विड भर देना है। तो जैसी जैसी लिक्विड आप भरोगे, कौन सी शेप में जा रहा है कि भाई पहले शंकु में भरेगा तो शंकु का आयतन लगा दोगे, फिर बेलन में भरेगा तो बेलन का आयतन लगा दोगे। अगर तुम इसी के ऊपर फिर एक अर्धगोला लगा दोगे तो अर्धगोले का आयतन भी जोड़ दोगे। तो जैसे जैसे हमें सवाल दिया जाएगा उसी हिसाब से करना है, नंबर्स के ज़्यादा वो नहीं है। नंबर आप ध्यान से बस कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, शंकु के बेलन के ऊपर बेलन रखा हुआ है, तो उसने थोड़ा सा घुमाया कि शुरू में ना आपको व्यास दे दिया और व्यास को जो है आपको रेडियस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों का रेडियस लेके कर लिया है, तो उस हिसाब से मेरा आंसर भी सही है। आप लोग जो है ट्राई करना अपने आप से कि अब के जो है अगला क्वेश्चन जो तुम करोगे इसी को डबल से ट्राई करोगे ना, तो व्यास को 24 सेंटीमीटर का है ना, तो उसे रेडियस 24/2 यानी R2 जो है R1 जो है हमारा 12 सेंटीमीटर लेके करना। ठीक है, उससे कैलकुलेशन भी आपको कुछ हद तक सिंपल हो जाएगी। मैं ये सोच ही रहा था कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हो कैसे रही है, तो वो इसलिए हुई है क्योंकि हमने जो है ना व्यास को जो है रेडियस में कन्वर्ट नहीं किया और सीधे सीधे सॉल्व कर लिया। चलिए ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी तरीका हो, तो कोई ज़रूरी नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ही सवाल आएगा एनसीईआरटी वाला। आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाले 2 सवाल जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।